हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर एसी सर्किट्स के अंडर पॉलीफेज सर्किट्स पढ़ने जा रहे हैं। और टिपिकली मैं आपको बताऊंगी कि पॉलीफेज सर्किट्स में हम मेनली जो फॉलो करते हैं वो थ्री फेज सर्किट्स को ही फॉलो करते हैं। और ये क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। साथ में ये मेरा बेस है, आगे जाकर मैं इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने वाली हूँ जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कहीं काम में मतलब सिलेबस में है, कहीं थर्ड सेमेस्टर में और कहीं फिफ्थ सेमेस्टर में है। तो चूंकि जो जिस भी सेमेस्टर का अब सेशन कमेंस होने वाला है, सेमेस्टर कमेंस होने वाला है, तो उनको ये चीज़ बेसिक काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीफेज सर्किट्स का मतलब है कि ऐसे सर्किट्स जिसमें मल्टीपल सर्किट्स होना चाहिए, मल्टीपल सर्किट्स। और साथ में मैं किसकी बात कर रही हूँ, एसी सर्किट्स की। मतलब एसी सर्किट्स में मल्टीपल सर्किट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सिंगल फेज सर्किट पढ़ रहे थे, मतलब इकलौता एक ही सर्किट होता था प्लस और माइनस पोलैरिटी का। अब हमारे पास अगर टू फेज सर्किट है तो हमारे पास प्लस के दो टर्मिनल हो सकते हैं, माइनस का एक होगा। या फिर थ्री फेज होगा तो भी हमारे पास तीन टर्मिनल प्लस के हो सकते हैं और और एक टर्मिनल माइनस का हो सकता है। ये डिपेंड्स कनेक्शंस कैसे हैं उस पर। 6 फेज होता है, 12 फेज होता है, 9 फेज भी होता है। पर क्या यूज़ करना बेटर है, तो चलिए इसको हम समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, इफिशिएंसी, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी हैंडलिंग की। इन चार पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में हम समझ सकते हैं कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए। सिंगल फेज, टू फेज, थ्री फेज, 6 फेज, 12 फेज क्या फॉलो करना चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो एसी सर्किट्स को जिसमें हमारे पास पॉसिबल है टू कनेक्ट वन सर्किट टू अ पॉलीफेज सोर्स, मतलब पॉलीफेज सोर्स मतलब मल्टीपल वोल्टेजेस आ रहे हैं। एक अकेला वोल्टेज जनरेट होके नहीं आ रहा है, या तो टू वोल्टेजेस जनरेट होके आ रहे हैं, या 3 आ रहे हैं, या 6 आ रहे हैं, या 12 आ रहे हैं, ऐसे वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो ऐसा जनरेशन पॉसिबल है, वो हम आगे जाके जनरेटर्स जब पढ़ेंगे। मैंने इसके पहले जो है वो डीसी जनरेटर्स की बात कर ली है, पर डीसी सर्किट्स में पॉलीफेज सर्किट्स नहीं होते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पर। एसी सर्किट्स में ही पॉलीफेज सर्किट्स पॉसिबल है। तो डीसी जनरेटर में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्कशन जायज़ ही नहीं था, होना ही नहीं, मतलब वो कोई उसका पार्ट ही नहीं है पढ़ाई का। तो इसलिए अब आगे जाकर मैं एसी जनरेटर्स पढ़ाऊंगी, चाहे इंडक्शन जनरेटर पढ़ाऊं या सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ाऊं, तो वहां पर ये चीज यूटिलाइज होगी, ये बेस आपका यूटिलाइज होगा। तो ऐसे जनरेटर्स जो मल्टीपल वोल्टेजेस जनरेट करते हैं, उन मल्टीपल जनरेटेड साइमल्टेनियस वोल्टेजेस को मैं नंबर ऑफ सर्किट से कनेक्ट करके आगे पावर सप्लाई कर सकती हूँ या लोड को एनर्जी दे सकती हूँ। तो वही मैंने फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है। पॉलीफेज का मतलब होता है मल्टीपल सर्किट्स जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सिंगल फेज हो सकता है, टू फेज हो सकता है, थ्री फेज एंड सो ऑन, ऐसा मुझे बोलना चाहिए, एंड सो ऑन। पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जितने नंबर ऑफ फेजेस बढ़ते चले जाएंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी आप समझ सकते हैं कॉमन सेंस से। वायर्स की कॉम्प्लेक्सिटी एक बेसिक हम समझ सकते हैं कि सर्किट्स, नंबर ऑफ सर्किट्स ज़्यादा मतलब ब्रांचेस ज़्यादा, तो वायर्स की कॉम्प्लेक्सिटी, एंड टर्मिनल्स की कॉम्प्लेक्सिटी सब बढ़ती चली जाएगी। पर हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी उस हद तक बियर की जा सकती है, फॉलो की जा सकती है, ये कहना चाहिए, जब तक कि हमें पावर का और इफिशिएंसी का एडवांटेज मिल रहा हो लो कॉस्ट पे। अगर ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल है 6 फेज पॉलीफेज सर्किट से या 12 फेज पॉलीफेज सर्किट से, तो हम वो फॉलो करेंगे। पर वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी 12 फेज में बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि 12 सर्किट साइमल्टेनियसली फीड हो रहे होंगे 12 वोल्टेज से, और उन 12 वोल्टेजेस को हम दे रहे होंगे 12 लोड्स को। तो सोचिए सर्किट का जाल कैसा होगा, जिसको समझ पाना धीरे धीरे मुश्किल होता जाता है, और मैन्युअली तो बहुत ही मुश्किल है। 6 फेज में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ही होगी 3 फेज से। तो मेरा पॉइंट यही है कि अगर कॉम्प्लेक्सिटी के एवज में हमको बहुत ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल होता या बहुत अच्छी इफिशिएंसी मिल रही होती, और वो भी लो कॉस्ट पे,
तो हम शायद कॉम्प्लेक्सिटी को झेल लेते, पर ऐसा नहीं है बेटा। पावर जो है वो सिंगल फेज से टू फेज पर जब जाते हैं तो पावर में इंक्रीमेंट 41.4% होता है, और जब हम सिंगल फेज से थ्री फेज पर जाते हैं तो पावर में इंक्रीमेंट 50% का होता है। उसके बाद हम जितने नंबर ऑफ फेजेस पर जाने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ 7% का इंक्रीमेंट होता है, और ये 7% के इंक्रीमेंट के बदले में ढेर सारी कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट की हैंडल करना दैट इज यूजलेस। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ थ्री फेज सर्किट्स पर जाते हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि होता क्या है, कैसे होते हैं सर्किट्स, वो मैं अभी आपसे बाद में बात करूंगी, या ऐसे पॉलीफेज वोल्टेजेस जनरेट कैसे होते हैं वो भी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी तो मैं आपको बेस बता देती हूँ, और जस्ट इसके बाद मैं आपको एडवांटेजेस बता दूंगी थ्री फेज के ओवर सिंगल फेज या टू फेज के ओवर सिंगल फेज। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों फॉलो करते हैं थ्री फेज को। अब सिंगल फेज एसी सर्किट्स की बात करी, यहाँ कहीं डीसी सर्किट्स की बात नहीं है, क्योंकि डीसी सर्किट में टोटल वोल्टेज जो आएगा ना 12 फेजेस का, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए हम डीसी को यूज नहीं करते हैं फॉर द पॉलीफेज सर्किट्स। हम एसी सर्किट्स ही होते हैं हमारे पॉलीफेज सर्किट्स। तो सिंगल फेज सर्किट जो कि अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, टू फेज सर्किट हो सकता है या थ्री फेज सर्किट हो सकता है। तो जब सिंगल फेज से 41.4% टू फेज पर जाने पर इतना पावर का इंक्रीमेंट हो जाता है, और थ्री फेज लेते से पावर का इंक्रीमेंट 50% हो जाता है, तो हम टू फेज सर्किट पर ना जाके थ्री फेज सर्किट्स पर जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर सिंगल फेज बात करूं तो अभी तक हम देख रहे थे एक साइनोसाइडल, दिस इज टी टाइम नॉट आई, साइनोसाइडल वोल्टेज या साइनोसाइडल करंट का पैटर्न जो होता है वो ऐसा होता है। तो ये सिंगल फेज सर्किट में सप्लाई वोल्टेज होगा तो इस पैटर्न का होगा, सप्लाई करंट होगा तो इस पैटर्न का होगा, और इसका फेजर बनाऊंगी तो वो ऐसा बनेगा, चाहे वोल्टेज हो करंट हो। अब मैं वोल्टेज को ज्यादा ले रही हूँ, आप सब जगह देखेंगे मैंने वोल्टेज लिया हुआ है, पर ये करंट का भी हो सकता है। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बात करूंगी जब इन दोनों की बात कर लूंगी तब। टू फेज जो होता है सोर्स, उसमें दो वोल्टेजेस या दो करंट्स होंगे। दो वोल्टेजेस है तो दोनों के साइनोसाइडल वेवफॉर्म्स होंगे, पर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होगा। मतलब V1 जब उसका जीरो t इक्वल टू जीरो पे आ रहा है, t इक्वल टू जीरो पे V1 का जीरो आ रहा है, तो ओमेगा t की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तब यहाँ पर हमें सेकेंड V2 का जीरो क्रॉसिंग मिलेगा और V2 पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा। मतलब V2 V1 से 90 डिग्री पीछे है। फेजर पे समझे तो V1 अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री V2 से ज्यादा आगे है। आप मेरे फेजर्स वाले वीडियोस को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब अहेडनेस होती, आगे होना होता है। V1 V2 से आगे है 90 डिग्री से। ये फेजर डायग्राम है और ये हम वेवफॉर्म डायग्राम पर समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो क्रॉसिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पर हो रही है, तो यहाँ पर जीरो क्रॉसिंग V2 की टूवर्ड्स पॉजिटिव ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे हो रही, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे हो रही। तो V2 के इवेंट्स, हर इवेंट V1 के इवेंट के हर इंडिविजुअल इवेंट के 90 डिग्री बाद होगा। मतलब V1 का अगर पीक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे आ रहा है तो V2 का पॉजिटिव पीक थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर आ रहा होगा। तो ये टू फेज वोल्टेजेस होंगे, दो वोल्टेजेस जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री एक दूसरे के आगे पीछे होंगे। वो दोनों मिलके ऐसा कोई सोर्स जो दो वोल्टेजेस ऐसे जनरेट करके दे रहा है जो एक दूसरे से 90 डिग्री फेज डिफरेंस पर है, तो वो टू फेज सप्लाई सिस्टम होगा। और लोड फिर हम दो टाइप के लोड इससे लगाएंगे जो कि फीड होंगे इस टू फेज सप्लाई सिस्टम से। ऐसा जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया है स्कॉट कनेक्शन में, जहां पर थ्री फेज टू टू फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। टू फेज पावर जो है वो मोस्टली विलेजेस में सप्लाई होती है, तो वहां पे इंटेंशनली थ्री फेज टू टू फेज ट्रांसमिशन होता है। मतलब पहले थ्री फेज टू टू फेज ट्रांसफॉर्मेशन और फिर वो टू फेज पावर जो है वो ट्रांसमिट की जाती है दो डिफरेंट विलेजेस को। अब इसके बारे में भी मैं अभी तब बात करूंगी जब और ज़्यादा, जब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब थ्री फेज सोर्स क्या होता है, तो हमारे जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पर जनरेटर, एसी जनरेटर्स थ्री फेज पावर ही जनरेट कर रहे हैं।
और हाँ, 3 फेज पावर जनरेशन वाले जो जनरेटर्स है और 2 फेज पावर जनरेशन वाले जनरेटर्स है, तो थोड़ा सा पैसा लगाने पर 3 फेज पावर जनरेशन वाले जनरेटर्स अचीव हो जाते हैं और हमें पावर भी ज़्यादा अचीव होती है, 50% ज़्यादा अचीव होती है विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल फेज। तो कॉस्ट का भी फायदा है ऐसे 3 फेज जनरेटर्स को मैन्युफैक्चर करना, और उससे जो पावर ट्रांसमिट हो रही है, उससे जो पावर डिलीवर हो रही है, पावर जनरेट हो रही है, वो भी ज़्यादा हो रही है। तो 2 फेज जनरेटर्स की जगह 3 फेज जनरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग, 3 फेज जनरेटर्स से पावर जनरेशन, ये ज़्यादा आसान है और अच्छा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ऑल्सो। तो वर्ल्ड वाइड 3 फेज AC जनरेटर्स ही पावर जनरेट कर रहे हैं। अब वो 3 फेज जो है, 3 फेज का मतलब क्या होता है, ये एक कंप्लीट साइकिल जो होता है किसी भी वेवफॉर्म का, वो अगर मैं थीटा में देखूं, मतलब ओमेगा टी को देखूं थीटा, तो ये 0 पाई और ये 2 पाई है। तो एक साइकिल किसी भी ऐसी वेवफॉर्म का कितने में कंप्लीट होता है, 2 पाई में, 360 डिग्री में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर 360 डिग्री में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है और हमारे पास 3 वोल्टेजेस है, तो तीनों के बीच में फेज डिफरेंस कैसे चेकआउट करें, कितना होना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन, AC जनरेटर के कंस्ट्रक्शन से भी ये फेज डिफरेंस हमें अचीव होता है, ताकि टर्मिनल पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो भी इतने ही फेज डिफरेंस का होता है। तो तीनों फेजेस, यहां पर हमारे पास कितने फेजेस है, दो वोल्टेजेस, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का भी क्यों है वो भी मैं बताऊंगी, और क्या होना चाहिए पर वो ना रखकर 90 डिग्री रखते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। मेरे एक प्रीवियस वीडियो में मैं ये डिस्कशन कर चुकी हूँ, पर दोबारा मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। तो टोटल एक साइकिल कंप्लीट होता है AC वोल्टेज का 360 डिग्री में, और हमारे पास ऐसे 3 वोल्टेजेस है। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि तीनों वोल्टेजेस के बीच में फेज डिफरेंस V1 V2 V3 के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो 360 डिवाइडेड बाय 3 करके 120 डिग्री का फेज डिफरेंस V1 V2 और V3 के बीच में होना चाहिए। कितने सर्किट्स होंगे, 3 सर्किट। सिंगल फेज है तो 1 सर्किट, 2 फेजेस है तो 2 सर्किट, 3 फेजेस है तो 3 सर्किट्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ फेज वोल्टेजेस 3 है, तो तीनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 120 डिग्री का होना चाहिए। और वो उसका फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना एंगल डिफरेंस आता है, कितने एंगल पर एक साइकिल कंप्लीट होता है, 360 डिग्री पर। तो 360 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये 120 डिग्री हमें मिल रहा है। तो तीनों वोल्टेजेस के बीच में कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। अब मैं ये 120 डिग्री कैसे अचीव कर सकती हूँ, तो मैं आपको वही सेम वेवफॉर्म ड्रॉ करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये 3 वेव एग्जैक्टली 120 डिग्री पे हम कैसे ड्रॉ करें। तो जस्ट मैं सिखाने के लिए आपको यहाँ पर रीड्रॉ करके बता रही हूँ, अभी बताती हूँ रीड्रॉ करके। तो अब देखिए, ये 0 से लेकर 2 पाई के बीच में V1 साइकिल है, ये V1 वोल्टेज है 0 to 2 पाई के बीच में, और इसके बीच में ये ट्राइंगल्स कितने कंप्लीट हो रहे हैं, एक ट्राइंगल ये है 2 3 4 5 और 6, 0 to 2 पाई के बीच में ट्राइंगल कितने, 6, मतलब एक ट्राइंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। 360 डिवाइडेड बाय 6 ऐसा एक ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल का स्पैन कितने एंगल का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो अब देखिए, ये 60 हो गया पाई बाय 3, ये 60 हो गया, मतलब टोटल 120 डिग्री ने 2 पाई बाय 3, फिर और 60 मिला है तो 180 डिग्री, फिर और 60 मिला है तो 4 पाई बाय 3, फिर और 60 मिलाया तो 5 पाई बाय 3, और 60 मिलाया तो 2 पाई ने 360 डिग्री। अब देखो बेटा, यहां से पहला वेवफॉर्म स्टार्ट हो रहा है V1 का, तो दूसरा वेवफॉर्म मेरा 120 डिग्री बाद स्टार्ट हो रहा है, यहां से 120 डिग्री बाद दूसरा V2 स्टार्ट हो रहा है, फिर इसके 120 डिग्री बाद तीसरा वेवफॉर्म V3 स्टार्ट हो रहा है। मतलब देखो तीनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, 120 डिग्री का। और जहां पर V3 स्टार्ट हो रहा है, ठीक उसके 120 डिग्री बाद फिर से V1 स्टार्ट हो रहा है, तो सबके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 120 डिग्री का। मतलब V1 में जो इवेंट हो रहा है अभी 90 डिग्री पर पॉजिटिव पीक का, तो 90 + 120 डिग्री बाद V2 का पॉजिटिव पीक आएगा, और 90 + 240 डिग्री बाद
V3 का पीक आएगा। ऐसे करके हर इवेंट, हर वोल्टेज का सिमिलर इवेंट 120 डिग्री बाद, 120 डिग्री बाद, 120 डिग्री बाद होगा। तीनों एक के पीछे एक है। अगर मैं फेजर डायग्राम पे इसको शो करूं तो V1 को अगर मैं रेफरेंस वोल्टेज ले लेती हूं तो उससे 120 डिग्री पीछे V2 है। पीछे मैं मतलब बैकवर्डनेस कैसे शो कर रही हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उससे ठीक 120 डिग्री पीछे V3 है, उससे ठीक 120 डिग्री पीछे V1 है। ऐसे मतलब तीनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस हो गया, 120 डिग्री का। ये मेंटेन करना जरूरी है क्योंकि जनरेशन ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ पर तीनों वोल्टेजेस जिनका कंप्लीट एक एक साइकिल है वो एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप नहीं करते बेटा। एक फेज ये हो गया, दूसरा फेज ये हो गया, तीसरा फेज हो गया, ऐसे नहीं करते। अगर ऐसा हुआ तो एडिशन हो जाएगा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें जो मिल रहा है वो तीनों के बीच में फेज डिफरेंस 120 डिग्री का मिल रहा है। और इस वेवफॉर्म को ड्रॉ करने का इजीएस्ट तरीका जो है वो है कि आप एक ट्रायंगुलर वेव बनाइए, सिंपल। ये मैं तरीका बता रही हूँ बेटा थोड़ा सा ड्रॉ करने का। एक ट्रायंगुलर वेव बनाइए और उस ट्रायंगुलर वेव में आप यहां से स्टार्ट करिए, स्मूथली इस नेक्स्ट पीक को कनेक्ट करिए, फिर स्मूथली यहां नेगेटिव पार्ट में कनेक्ट करिए, फिर स्मूथली आगे बढ़िए और यहां कनेक्ट करिए। तो ये आपकी फर्स्ट वेवफॉर्म बन गई। अब मैं अगर यहां से चलूँ तो मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ, फिर मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ, ऐसे करके ये मेरी नेक्स्ट वेवफॉर्म बन सकती है। और अगर मैं थर्ड वेवफॉर्म बनाने जाऊं तो वो मेरी ऐसे कनेक्ट होगी, फिर ऐसे कनेक्ट होगी। देखिए कितना इजी है थ्री फेज वेवफॉर्म्स ड्रॉ करना। और बच्चे मोस्टली जब मैं क्लासरूम में पढ़ाती थी, बच्चे कॉपी में भी ढंग से इसको, भले ही मैं बोर्ड पे अच्छे से बताती थी कि ऐसा ड्रॉ करना, पर वो बिल्कुल फ्री हैंड थ्री वेव्स बनाने की कोशिश करते थे। तो दो वेवफॉर्म्स के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस कॉपी पर आ ही नहीं पाता था। तो बेस्ट तरीका है पहले ट्रायंगुलर वेव ड्रॉ करिए और उसके बाद फिर आप इसको स्मूथली जो कर्व ये ट्रायंगल पे चलाइए, फिर इसको इससे स्मूथली फ्री हैंड से कनेक्ट करिए, फिर इसको फ्री हैंड से कनेक्ट करिए, ऐसे ही फ्री हैंड से इसको कनेक्ट करिए। आप बना के देखिएगा बेटा, आप लोगों से भी बन जाएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस तरीके से परफेक्ट आप थ्री फेज वेव बना सकते। ये तो हो गया थ्री फेज सिस्टम। क्यों हम फॉलो करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज कर दे। अगर हम वन फेज से टू फेज या टू फेज से थ्री फेज में तो हमें 50% ज़्यादा पावर मिलती है और कॉस्ट हमारी जो लगती है वो थोड़ी कम लगती है। इसलिए थ्री फेज सिस्टम फॉलो करना बेटर है। और थ्री फेज पावर जनरेशन भी कंस्ट्रक्शन वाइज रोटेटरी मशीन्स में बहुत आसानी से जनरेट हो जाता है कंडक्टर्स और पोल्स के प्लेसमेंट से। तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल है कि तीन जनरेटेड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस हम 120 डिग्री का मेंटेन कर पाते। 120 डिग्री का ही क्यों फेज डिफरेंस रहेगा, तो वो यहाँ पे बता रहा है कि 360 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये 120 डिग्री आता है। ये बता रहा है कि तीनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 120 डिग्री का। यहाँ बेटा दूसरा कोई वोल्टेज नहीं, सिंगल फेज है, तो मैं यहाँ फेज डिफरेंस की क्यों बात करूंगी। यहाँ जरूर मैं फेज डिफरेंस की बात करूंगी। अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करती हूँ तो यहाँ पे फेज डिफरेंस जो आना चाहिए वो 360 डिवाइडेड बाय 2 करके 180 डिग्री का आना चाहिए, पर ये फॉलो नहीं होता है। टू फेज सिस्टम में अगर मैं 180 डिग्री का फेज डिफरेंस रखूंगी तो क्या होगा, देखिए आप यहाँ फिगर पे मैं समझाती हूँ। 180 डिग्री मतलब ये पॉजिटिव पीक है तो V2 ऐसा चलेगा। क्या हो रहा है, ये इसको कैंसल आउट कर दे रहा है, ये इसको कैंसल आउट कर दे रहा है, तो नेट क्या मिलेगा मुझे, 0। V1 यहाँ है तो V2 का फेजर कहाँ आएगा, एग्जैक्टली यहाँ। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके वोल्टेज नेट कितना मिलेगा, 0। इसलिए ये जो फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 120 डिग्री वाला, 360 डिवाइडेड बाय 2 करके 180 डिग्री का फेज डिफरेंस टू फेज में नहीं रखा जाता। टू फेज में हमेशा फेज डिफरेंस 90 डिग्री का रखा जाता है, क्योंकि 90 डिग्री से हमें नेट वोल्टेज मिल जाता है इस तरीके से। V1 और V2 की वजह से नेट वोल्टेज इतना मिल जाएगा, एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेगा। वेवफॉर्म पर भी मैंने समझा दिया कि 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे तो नेट 0 हो जाएगा, और ये फेजर पर भी समझा दी। अगर मैं 6 फेज की बात करूं और इस पर जाऊं तो 6 फेज में फेज डिफरेंस 360 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 60 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है हर
इंडिविजुअल 6 फेजेस के बीच में, अमंग्स ऑल द 6 फेजेस फेज डिफरेंस इज 60 डिग्री। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम यूटिलाइज करते हैं जब इन्वर्टर कन्वर्टर के ऊपर वर्क किया जाता है और जब AC टू DC ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है तब ये किया जाता है। और आजकल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में हमें ऐसे इन्वर्टर्स कन्वर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही अगर 12 फेज की बात करूँ तो 360 डिवाइडेड बाय 12 करने पर ये 30 डिग्री का, मतलब हर 12 फेजेस के हर 12 वोल्टेजेस के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से ये पॉलीफेज सर्किट्स का बेस है। अभी मैंने एडवांटेजेस नहीं बताया आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवांटेजेस आपको 3 फेज सिस्टम का बताऊंगी कि क्यों फॉलो किया जाए। यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि हम पॉलीफेज सिस्टम पर क्यों जाते हैं, पॉलीफेज सर्किट्स पर क्यों जाते हैं, क्योंकि सिंगल फेज टू 2 फेज पे जाते हैं तो 41.4% की पावर ज़्यादा जनरेट होती है और अगर हम सिंगल फेज टू 3 फेज पे जाते हैं तो 50% की, मतलब 2 फेज से भी ज़्यादा पावर जनरेट होती है। और वो भी 2 फेज का जो जनरेटर बनाएंगे और 3 फेज का जो जनरेटर बनाएंगे उनकी कॉस्ट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए हम फॉलो करते हैं कि हम 3 फेज पावर जनरेट करें और 3 फेज सर्किट पर ही काम करें, 3 फेज ट्रांसमिशन ही करें, वो सारी चीज़ें, और हमारा पूरा पावर सिस्टम 3 फेज ही है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन बेसिक बिल्कुल कि व्हाट इज पॉलीफेज सर्किट्स और व्हाट शुड बी फॉलोड, कहाँ एडवांटेज है, या पॉलीफेज सर्किट्स में डिफरेंट वोल्टेजेस के बीच में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो सारी बातें मैंने आज की। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए। थैंक यू।